चोरियां हो गईं, सबर आजूरमा लिया, अब आवाज बनेंगे, बदलाव लाएंगे टारेस के। सिंध पर अंग्रेजों के कब्जे के खिलाफ लड़ने वाले जंगजू। रोपलू कोलही की कहानी। हार मत मानना, मैं एक गद्दार की बीवी की बजाय एक बहादुर की बेवा के तौर पर जिंदा रहना चाहूंगी। ये अल्फाज हैं 41 साला रोपलू कोलही की बीवी मैनावती के, जो उसने शौहर के कान में उस वक्त कहे जब इन्हें जेल में अपने शौहर से मिलने की इजाज़त इस शर्त पर दी गई थी कि वो इन्हें काबिज अंग्रेज़ों के खिलाफ मुज़ाहमत तर्क करने और साथियों के नाम बताने पर कायल करेंगी। थरपारकर में मुट्ठी से 150 किलोमीटर के फासले पर नगर पारकर का कस्बा है, जो अपनी फितरी खूबसूरती और हिंदुओं के मजहबी मकामात की वजह से मारूफ है। इस इलाके में कई तारीखी मकामात समेत जनमत का कदीम जनमंद दरगाह माता मंदिर वाक़े हैं। वैसे तो ये रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन बरसात के दिनों में इस फतह का मंजर इंतहाई दिल फरेब होता है। मुल्क के दूर दराज इलाकों के अलावा बैरून ममालिक से बड़ी तादाद में सयाह और हिंदू यात्री थरपारकर की सैर के लिए आते हैं। तारीख़ सिंध के अहम किरदार रूपा जी गौहल अलमारूफ रोपलू कोलही उसी खत्ते से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्हें उसी मकाम पर, जहां आजकल रोपलू कोलही के नाम से मौसूम रेजोरेंट बना हुआ है, तख्तादार पर चढ़ाया गया था। इस कहानी की शुरुआत 1843 से होती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध के बड़े हिस्से पर काबिज हो चुकी थी, लेकिन सिंध के जुनूब मशरक़ी सहरा थरपारकर में उसे शदीद मुज़ाहमत का सामना था, जिसकी क़यादत रोपलू कोलही कर रहे थे। खूबसूरत कारूंझर और थरपारकर दुनिया का 20वां सबसे बड़ा सहरा है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 22,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। 1843 से 1858 तक ये हैदराबाद कलेक्ट्रेट का हिस्सा था। 1858 में सर चार्ल्स नेपियर ने इस इलाके को किल्च पॉलिटिकल एजेंसी में शामिल कर दिया। इस तमाम अरसे में सिंध के उस हिस्से में अंग्रेज़ों के कदम न जम सके। अंग्रेज़ों ने पूरे बर्रे सग़ीर को अपना ज़ेर नगीन बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में फ़ौज कुशी की। 1840 हमज़ा में इन्होंने सिंध और पंजाब का रुख किया। सिंध में चार्ल्स नेपियर की फ़ौजों और सिंध के तालपुर हुक्मरानों के दरमियान दुबी और मियानी की जंगें लड़ी गईं। 1843 हमज़ा में अंग्रेज़ों ने हैदराबाद पर कब्ज़ा करके पक्का किला पर अपना झंडा लहराने के बाद तमाम सिंध पर अपना तसल्लुत मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन सिंध पर कब्ज़ा होने के बाद भी इन्हें सहराए थरमी कोलही बरादरी की तरफ से सख्त मुज़ाहमत का सामना था, जिसकी क़यादत थरपारकर के बाग़ियों के 3 कमांडर कर रहे थे। इनमें रोपलू कोहली भी शामिल थे। मुहक्किकीन के मुताबिक अंग्रेज़ जदीद हथियारों, फ़रेब और तफ़रक़ा अंगेज़ हरबों से सिंध पर कब्ज़ा कर चुके थे, लेकिन इन्हें थरपारकर को फ़तह करने में 16 साल लगे। वहाँ इन्हें राजपूत फ़ौज का सामना करना पड़ा। इस फ़ौज में रोपलू कोली की कमान में ज़्यादातर कोली बरादरी, आजकल सिंध की एक शेड्यूल हिंदू ज़ात के जंगजू शामिल थे। जब अंग्रेज़ों के पास तोपें, राइफ़लें, बंदूकें, गोला बारूद और जदीद हथियार थे। उस वक्त हिमालय से लेकर बहीरा सिंध तक अंग्रेज़ों का राज कायम था, लेकिन सिंध के नक्शे पर कारूंझर पहाड़ और थरपारकर 16 साल तक एक आज़ाद खित्ता के तौर पर आबाद थे। बगावत का झंडा उठाने वाले रोपलू कोलही ने फैसला किया था कि अंग्रेज़ों को किसी भी हालत में कारूंझर के दस्ते तक नहीं पहुंचना चाहिए। सिंध के पारकर और इंडियन राजस्थान के थर के इलाके में कोलियों को यहाँ के कदीम बाशिंदे तस्लीम किया जाता है, जिनकी रोज़ी रोटी थर के हैवानात, फलों और जंगली मसनूआत जैसे शहद पर कायम है। कोलियों की एक शाख गबील है। उसी शाख के कारूंझर के पास कनभारी गांव में रहने वाले शामतू राम के हम रोपलू सना 1818 में पैदा हुए, जिनका पूरा नाम रूपा था। उस जमाने में हिंदुस्तान का मशहूर डाकू बलवंत सिंह चौहान नगर पारकर में रूपोशी की जिंदगी गुजार रहा था। रोपलू की मां केसर बाई भी चौहान थीं, इसलिए बलवंत इन्हें अपनी बहन समझता था। यही वजह थी कि बलवंत सिंह ने रोपलू को फनून हरब से आशना किया। बलवंत सिंह बरतानवी फ़ौज के साथ एक मरके में हलाक हुआ था। जुल्म व जबर के खिलाफ रोपलू कोली की जिद्दोजहद का आगाज़ पारकर के सोडों ठाकरों के खिलाफ आवाज़ उठाने से हुआ। ठाकुर लुदू सिंह नगर पारकर का जागीरदार था। इसके बेटों ने अपनी जागीर के अलावा आसपास के गांवों में बसने वाले तमाम अफराद को हुक्मनामा भेजा कि वो अपने जानवरों से हासिल होने वाले दूध का एक हिस्सा उनके दरबार में भेजा करें। अफीम खाते ठाकरों को दूध और दही की बहुत ज़्यादा तलब होती थी। उनके खौफ से लोगों ने दूध बचाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उनके घरों में लस्सी बिलोना बंद हो गई। इस हुक्म की शिकायत लेकर इलाका मकीन रोपलू कोलही के पास पहुंचे और इन्हें अपनी बप्ता सुनाई। रोपलू ने तमाम फरियादियों से कहा कि वो सोडों को दूध की फराहमी बंद कर दें, और अगर अब वो इस पर उनसे बाज़परस करें तो उनसे कहें कि दूध की फराहमी रोपलू ने बंद करवाई है।
इस वाक़ये की खबर जब सोढू ठाकरों को हुई तो वो मुश्तिल हो गए और अपने हवारीन के साथ रोपलू के गांव कनभारी जा पहुंचे। रोपलू उनके रद्दअमल के लिए पहले ही से तैयार था, वो भी कनभारी से कुछ फासले पर अपने मुसल्लह साथियों समेत उनके मद्देमुकाबिल आ गया। रोपलू ने ठाकरों से कहा कि आप लोगों ने मासूम बच्चों को दूध और लस्सी से महरूम करके कहर बर्पा कर दिया है। इस जुल्म के सबब रियाया मुसीबतों में मुब्तला है। ठाकरों ने अक्लमंदी से काम लेते हुए रोपलू को गले लगाया और अपनी गलती तस्लीम करके वापस लौट गए। इस वाक़ये के बाद रोपलू की कद्र व मंजिलत में मज़ीद इजाफा हो गया और मकामी लोग उसे कोलही बरादरी का कौमी सरदार कहने लगे। सिंध पर बरतानवी फ़ौज के कब्ज़े और 1857 हमज़ा की जंग के बाद अंग्रेज़ों ने पूरे सिंध पर कब्ज़ा करते ही थरपारकर में भी अपनी अमलदारी कायम कर ली। उधर वतन परस्तों के दिलों में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत की आग बुझी नहीं थी, बल्कि वक्तन फ़ौक़तन ये चिंगारियां भड़कती रहती थीं। थरपारकर के मकामी सरदार ब्रिटिश अहलकारों के अहकामात की परवाह नहीं करते थे। गुजरात की तरफ आने जाने वालों से टैक्स ठाकरों की जानिब से कोलही बरादरी के अफराद वसूल करते थे। अंग्रेज़ों ने उनके ये हुकूक ख़त्म कर दिए थे, जिस पर ठाकुर मुश्तिल हो गए और रानपुर के राजा राणा सिंह के बुलावे पर तमाम सोढा ठाकुर और कोलही अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए। ठाकरों के पास मुनज़्ज़म फ़ौज नहीं थी, उनकी क़ुव्वत का सारा दारोमदार कोलही सिपाहियों पर था। दूसरी जानिब लुदू सिंह खुद कनभारी पहुंचा और रोपलू से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए मदद मांगी। रोपलू ने एक शेर पढ़ा और अपने बरादर निस्बती दजी मुकवानी से मशवरा किया। ये पूरजोश शेर सुनते ही दजी फ़ौरन घोड़े पर सवार हो गए और 2 दिन के अंदर अंदर तीरों, भालों, छुरियों और कुल्हाड़ियों से मुसल्लह हज़ारों कोली अफराद इकट्ठे कर लिए। ठाकुर लुदू सिंह, लुदू के बेटा उदय सिंह, सोढा कलजी, रोपलू कोली, शादी खान खोसू, कापड़ी खान खोसू, राजा खान खोसू और बहार खान खोसू इस तहरीक मुज़ाहमत के रूह रवां थे। कोली कबीले के 8000 लड़ाका जवान इस जंग में शरीक थे, जिनके लीडर रोपलू कोलही, माधू कोलही और छतरू कोलही थे। जब जनरल टीरवाट को बागियों की तैयारी का अहवाल मालूम हुआ तो उसने अपनी फ़ौज के साथ नगर पारकर की तरफ पेशकदमी की। कोलहियों का लश्कर ऊँटों, घोड़ों और प्यादों पर मुश्तमिल था। वो कनभारी से अंग्रेज़ों के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए रानपुर की जानिब रवाना हुए। इन्होंने इलाके से रलियां, रिवायती सिंधी चादरें जुमा कीं। वजह ये थी कि कर्नल टीरवाट ने अपने कैंप के बाहर मजबूत बाड़ लगाई हुई थी। इरादा ये था कि बाड़ पर रलियां बिछाकर फिर हमला किया जाएगा। 15 अप्रैल 1859 की शब रोपलू ने जनरल टीरवाट के लश्कर पर अचानक हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अंग्रेज़ फ़ौज के बेशुमार सिपाही हलाक हुए जबकि बचने वाले फ़ौजी फरार हो गए। जनरल टीरवाट वहां से फरार होकर नगर पारकर के शुमाल में गोटपूरन वाह के मोची लादू मैनगुड़ा के घर में एक बहुत बड़े मिट्टी के बर्तन में जाकर छप गया। इस बर्तन में गाय के चमड़े को जूता बनाने से कबल भीगने के लिए रखा जाता था, जिसकी वजह से इसमें शदीद बदबू आ रही थी। कोलही बागी उसकी तलाश में इस घर में भी पहुंचे, तमाम घर की तलाशी ली, लेकिन वो तअफ़्फ़ुन के सबब इस बर्तन की जानिब नहीं गए। अगली शब लुदू ने एक ऊँट पर सवार करा के जनरल टायर को हैदराबाद रवाना किया। रोपलू के सिपाहियों ने मुख्तियार कार के दफ्तर में घुसकर सारा खजाना लौट लिया। पुलिस के बागी सिपाही भी उनकी फ़ौज में शामिल हो गए। थाने पर हमला किया गया, कचहरी अदालत को आग लगा दी गई, महकमा माल का रिकॉर्ड जला दिया गया, टेलीग्राफ की तारें काटकर पोल गिरा दिए, यहाँ तक कि गुजरात और सिंध की जानिब जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। इन इक़दामात के बाद थरपारकर पर ठाकरों की दोबारा हुक्मरानी कायम हो गई। ठाकुर लुदू सिंह राजपूत बागियों का सरदार था, जबकि सोढू कलजी कोलहियों और रोपलू कोलही की मुत्तहिद सिपा का कमांडर था। रोपलू के साथ 8000 जंगजू थे। नगर पारकर पर कब्जे के बाद कोलही ये समझ रहे थे कि इन्होंने अंग्रेज़ों को मुकम्मल तौर से इलाके से बेदखल कर दिया है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स थी। जनरल टायर वाइट ने हैदराबाद पहुंचते ही कर्नल एवन्स को पक्का किला में तलब किया और उसे एक बड़ी छापा मार फौज तैयार करने का हुक्म दिया। उसने कराची से तोपखाना भी तलब कर ली। मुकम्मल तैयारी के बाद वो मीरपुर खास मुट्ठी और इस्लाम कोट फतह करते हुए वेरावा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने ठाकुर लादू सिंह के लश्कर में शामिल राजपूत सिपाहियों से राब्ता किया और इन्हीं जागीरों मालवाओ दौलत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और नगर पारकर पर हमला आवर हो गया। कोलही सिपा को दो तरफा हमलों का सामना था। एक जानिब राजपूतों ने उन पर योरिश की थी, दूसरी तरफ बरतानवी फौज जदीद हथियारों और तोपखाने से लैस उन पर हमला आवर हुई थी। हुर्रियत पसंदों ने रिवायती असलहा, तलवार, तीर, नेज़ों, भालों की मदद से काफ़ी देर तक अंग्रेज़ फ़ौज का मुकाबला किया। सोढू कालीजी इस लड़ाई में मारा गया, जबकि ठाकुर लुदू सिंह को गिरफ्तार करके कैद कर लिया गया।
रोपलू कोलही अपने वफादार साथियों के साथ वहां से फरार होकर कारुंझर की पहाड़ियों में रूपोश हो गया। राणा किरण सिंह और रोपलू ने रूपोश होकर गुरिल्ला जंग जारी रखी। वो छुपकर दुश्मन पर हमला करते और कारुंझर पहाड़ की पनाह में चले जाते। जनरल टीरवाट ने नगर पारकर के करीब चंदनगढ़ पर तोपखाने के साथ हमला किया और उसे तबाह व बर्बाद करने के बाद वहां की आबादी को हिरासत में लेकर रोपलू के बारे में मालूमात हासिल की। टीरवाट ने तोपों की मदद से पारकर पर दोबारा कब्जा कर लिया। परिमी के मुताबिक इस जंग में 8000 कोली जान से गए। बेशुमार घर उजड़ गए, औरतें बेवा और बच्चे यतीम हो गए। कारुंझर के 144 मुरब्बा मील पर फैले पहाड़ी सिलसिले में राणा किरण सिंह और उनके अहल खाना जो रोपलू की निगरानी और पनाह में थे को टीरवाट आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। लिहाजा ठाकरों की मदद से रिश्वत और लालच के एवज लोग खरीदे गए। चंद मकामी अफराद को अपने मुखबिरों के साथ रोपलू और इसके साथियों की तलाश पर मामूर किया। आगा नियाज मगसी की तहकीक के मुताबिक जब अंग्रेज सरकार रोपलू कोली से शिकस्त खा गई तो उसने मकामी अफराद को पैसों की लालच देकर उनको इस्तेमाल किया। साड़दरी मंदिर के पुजारी शेख महावजी लोहानू और हंसपुरी बाओ ने जासूसी करके रोपलू कोली को गिरफ्तार करवाया। कुछ दिनों बाद चंद बरहमनों ने इन्हें इत्तला दी कि रोपलू कोलही रात के वक्त कारुंझर की पहाड़ी के पास पगवॉल कनुई पर पानी लेने आता है। जनरल टायर ने कनुई के पास अपने चंद सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी जो खुफिया तौर पर इस कनुई की निगरानी करने लगे। एक शब जब वो पानी लेने के लिए कनुई पर पहुंचा तो बरतानवी फौजियों ने अपने ठिकानों से बाहर आकर उसे गिरफ्तार कर ली और उसे जनरल टीरवाट के सामने पेश किया। रोपलू से कहा गया कि अगर वो अंग्रेज सरकार की इताअत करें तो इन्हें रहा कर दिया जाएगा और इनाम व इकराम से भी नवाजा जाएगा, लेकिन रोपलू ने साफ इनकार कर दिया। जब इससे कहा गया कि दीगर लोगों ने तावन करके जागीरें लेकर भरपूर जायदादी बनाई हैं तो तुम भी ऐसा ही करो, रोपलू ने कहा कि मुझे अपनी सरजमीन तुम्हारे नापाक कदम गवारा नहीं। मैं अपने लाजवाल शहीदों के खून का सौदा नहीं करूंगा और मैं आपसे कभी समझौता नहीं करूंगा। केसर कोलहन का बेटा रोपलू मरने को तैयार था, लेकिन उसने कभी बरतानवी साम्राज्य के सामने झुकना कबूल नहीं किया। थर और पारकर की पथरीली जमीन पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर पारकरियों ने साम्राज्य को ललकारा। उन लोगों में सफ अव्वल के जंगजू रोपलू कोलही साम्राज्य के कैद के दौरान भी बहादुरी और हौसले की मिसाल थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेज फौज को नेज़म, कुल्हाड़ियों और तलवारों जैसे सादा हथियारों से लड़ने पर मजबूर किया। वो धरती के काबिल फख्र फर्जंद थे। आखिरकार रोपलू की अहलिया मैनावती को बुलाया गया कि वो अपने शौहर को समझाएं। मैनावती भी अपनी शरीक हयात की तरह बहादुर निकली। इन्होंने अपने शौहर से कहा कि रोपलू अपनी धरती से गद्दारी ना करना वरना लोग मुझे लंतन करेंगे। अगर आप अपनी धरती पर अपनी जान कुर्बान करेंगे तो मैं अपने बहादुर शौहर की बेवा कहलाते हुए फख्र महसूस करूंगी। जनरल ने उससे उसके साथियों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसने वफादारी का सबूत देते हुए अपने साथियों के बारे में कुछ न बताया। यहाँ तक कि बरतानवी अफवाज ने रोपलू कोलही पर जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी। इसकी उंगलियों पर रुई लपेटकर इन्हें तेल में भिगोकर आग लगा दी गई, जिससे उसकी उंगलियां बुरी तरह झुलस गईं, लेकिन इस पर भी उसने अपने साथियों के बारे में कुछ न बताया। आखिर थक हार कर जनरल टीरवाट ने रोपलू के मुस्तकबिल के बारे में अपने साथियों से राय तलब की। राजपूत सरदार महावजी लहाना, जो कुछ अरसे कबल तक रोपलू के साथ शामिल था, उसने जनरल को मशवरा दिया कि रोपलू को फी अलफूर फांसी दे। जनरल को इसकी तजवीज़ पसंद आई और उसने बगैर मुकदमा चलाए रोपलू को सजाए मौत सुना दी और साथ देने वाले मैगुड़ को पूरनवाह, पंडित हंसपुरी को कारुंझर और लोहानू को कासबू में जागीरें दी गईं। 22 अगस्त 1859 को उसे सख्त फौजी पहरा में नगर पारकर के जुनूब मशरक़ी इलाके सोई गांव के मकाम पर लाया गया और गिरधारू नदी के किनारे लगे बबूल के दरख्त की डाल पर लटकाकर फांसी दे दी गई। अख्तर बलोच ने लिखा है कि बबूल के जिस दरख्त पर रोपलू को फांसी दी गई थी वो तो बाकी नहीं रहा, लेकिन वह पीलू के एक दरख्त ने जन्म ले लिया जो अब भी वह मौजूद है। रोपलू कोलही की मौत के बाद इसकी लाश गायब कर दी गई। इसकी वालिदा केसर बाई, बीवी हमीनावती और दीगर लवाहिकीन हिजरत करके कनरी आ गए। पाकिस्तान बनने के बाद उसके पोते दोबारा नगर पारकर में मुकीम हो गए, जहां वो गुर्बत की जिंदगी गुजारते रहे। उनकी पड़पोती कृष्णा कोलही उर्फ कशुबाई 12 मार्च 2018 में पाकिस्तान की पहली हिंदू दलित खातून सेनेटर मुंतखब हुई। रोपलू कोलही का यौम वफात हर साल अगस्त 22 को मनाया जाता है। आज न सिर्फ कोलही कबीले में बल्कि इन्हीं सिंध और हिंद में कौमी हीरो समझा जाता है।